गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि सर्वनाम क्या है। सर्वनाम का अर्थ होता है ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आ सकते हैं या ऐसे शब्द जिनको संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम को अंग्रेजी में प्रोनाउन कहते हैं और अंग्रेजी में परिभाषित करें तो द वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज़ कॉल्ड प्रोनाउन। चलिए देखते हैं इनके क्या क्या प्रकार होते हैं। सर्वनाम के भेद में पहला प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष किसे कहेंगे? इसको हम अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन कहते हैं, आई और वी। तो वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग अपने स्वयं के लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। मीन्स किसी वाक्य को कहने वाला स्पीकर, ठीक है, जो शब्द खुद के लिए उपयोग करता है उसे हम उत्तम पुरुष कहते हैं। इसमें मैं, हम, मुझे, मैंने, हमें, मेरा, मुझको, हम सब लोग, ये सब आते हैं। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष। श्रोता संवाद करते समय जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। मीन्स सुनने वाला, किसी के बात को सुनने वाला जो लिसनर है उसके लिए जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे तू, तुम, तुमको, तुझे, आप, आपको, आपके, आप लोग, आप सब इत्यादि। चलिए, इसको कहते हैं सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन क्या है? अन्य पुरुष। अन्य पुरुष जिसे हम थर्ड पर्सन कहते हैं अंग्रेजी में, जिस सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से वक्ता और श्रोता का संबंध न होकर किसी अन्य का संबोधन प्राप्त होता है, ठीक है, यह प्रतीत होता है, वह शब्द क्या कहलाता है? अन्य पुरुष। कहने का मतलब थर्ड पर्सन वो शब्द होते हैं जो न तो श्रोता को बोले जाते हैं, न ही वक्ता को, न कहने वाले के लिए ये शब्द प्रयोग होते हैं, न सुनने वाले के लिए। ये किसी तीसरे व्यक्ति के लिए यह संवाद किया जाता है, तीसरे व्यक्ति के बारे में बात किया जाता है, वो है अन्य पुरुष। जैसे इसमें यह, वह, उन, उनको, उनसे, इन्हें, उन्हें, इसके, इसने, ये, वे लोग, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी अन्य पुरुष में। चलिए एक बार और क्विक रिवीजन करते हैं कि सर्वनाम वो शब्द होते हैं जिन्हें संज्ञा के बदले प्रयोग किया जाता है। इसके बहुत सारे प्रकार हैं, जिसमें से पहला प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो ये हमने क्विकली रिवाइज कर लिया। अब आते हैं निश्चयवाचक या जिसे हम संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम निकट या दूर की किसी वस्तु की ओर संकेत करें उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये सर्वनाम संकेत करते हैं, इसलिए इन्हें संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। जैसे बताना कि ये, वो, वे, ये, इसी, उसी, ये सारे शब्द हम प्रयोग करते हैं। इसको उदाहरण कुछ देखेंगे हम। जैसे निकट की वस्तुओं के लिए यह और ये, दूर की वस्तुओं के लिए वह और वे। ये वही है जो दिस दैट हम पढ़ते थे, दिस दैट अंग्रेजी में जो दिस दैट और दिस दोज का उपयोग पढ़ते थे वही यहाँ पर लिखा गया है। देखिए, जैसे यह मेरी पुस्तक है, वह माधव की गाय है, वह राम के भाई हैं, यह, वह, ये सब सर्वनाम है और ये संकेत करते हैं कि पास में है कि दूर में है, ये वाला है कि वो वाला है। तो इसलिए इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। चलिए देखते हैं निश्चयवाचक और पुरुषवाचक सर्वनाम में अंतर और समानता। निश्चयवाचक और पुरुषवाचक सर्वनाम में समानता और अंतर क्या क्या है? देखो, यह, वह, राम मेरा मित्र है और वह दिल्ली में रहता है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। कैसे? देखो, ये है राम और राम मेरा मित्र है, हमने जान लिया पहले वाक्य में। और इस राम के लिए इस वह को प्रयोग किया गया है। क्यों? क्योंकि ये अन्य पुरुष है
और पुल्लिंग है, एक वचन है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, वह। राम मेरा मित्र है, वह दिल्ली में रहता है, ये अन्य पुरुषवाचक है। ठीक है, अन्य पुरुषवाचक का मतलब उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष पढ़ते हैं, उसमें अन्य पुरुष का पुरुषवाचक वाक्य। चलिए पुरुषवाचक सर्वनाम है। यह मेरी गाड़ी है, वह राम की गाड़ी है। इसमें बता रहा है कि ये वाली गाड़ी मेरी है और वो वाली गाड़ी राम की है। इसमें इशारा कर रहा है, इंगित कर रहा है, संकेत कर रहा है, जिसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। तो यहाँ पर वह अलग है और यहाँ पर वह अलग है। आप गौर से पढ़ें इन दोनों वाक्यों को, यहाँ पे ये अलग अलग हैं। ठीक से देखिए, यहाँ पे बिल्कुल ये अलग अलग उपयोग हुए हैं। यहाँ वह का मतलब ये राम से है और यहाँ वह का मतलब ये बता रहा है कि कौन सा, ये वाला, वो वाला हम कहते हैं ये। इसलिए ये पुरुषवाचक सर्वनाम है ऊपर वाला, ये, और नीचे वाला निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो ध्यान देंगे कौन सा सर्वनाम है। चलिए, उससे उसी, रोहन कक्षा में प्रथम आया इसलिए उसे पुरस्कृत किया गया। रोहन के लिए ये उसे उपयोग किया गया है, लेकिन यहाँ पर इस वर्ष भी उसी को पुरस्कृत किया जाएगा। इशारा कर रहा है कि उसी को, उसी वाले को, हाँ, जिसको पहले भी मिल चुका है उसी को, और किसी को नहीं। निश्चयवाचक हो गया। ठीक है, ऊपर में पुरुषवाचक है, नीचे में निश्चयवाचक है। तुम और तुम ही, तुम कहाँ जा रहे हो, यह पुरुषवाचक सर्वनाम है, मध्यम पुरुष। ठीक है, तुम्ही से सर्वाधिक अंक प्राप्त करने की आशा है, ये हो गया निश्चयवाचक। इसी से, ये वाला, जब इशारा करेगी ये वाला या वो वाला, इस वहाँ पर क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अब चलेंगे हम अनिश्चयवाचक। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे किसी, कुछ, कोई, कहीं आदि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई सर्वनाम का प्रयोग प्रायः प्राणीवाचक सर्वनाम के लिए होता है, जबकि कुछ का सर्वनाम प्रयोग वस्तु के लिए। कोई, एनी, ठीक है, सम, ये सर्वनाम जीवित लोगों के लिए, प्राणीवाचक सर्वनाम के लिए, और कुछ सर्वनाम किसके लिए, अप्राणीवाचक, जो निर्जीव होते हैं उनके लिए। चलिए देखते हैं क्या है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के कुछ उदाहरण। कोई आ रहा है, देखो कोई आ रहा है, कौन आ रहा है हमको नहीं पता, ये निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है। somebody is coming, इंग्लिश में करें तो somebody is coming। तो ये somebody है, यहाँ पे जो कोई है हम नहीं जानते वो कौन है, अनिश्चित है, तो इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दरवाजे पर कोई खड़ा है, दरवाजे पर कोई खड़ा है, और दरवाजे पर कौन खड़ा है हम कैसे जानेंगे। ठीक है, दरवाजे पर कोई खड़ा है, यहाँ पे अप्राणीवाचक दिया है, प्राणीवाचक होना चाहिए, ये गलत छपा है यहाँ पर। ठीक है, स्वाद में कुछ कमी है, यहाँ पे होगा अप्राणीवाचक, कुछ कमी है, थोड़ा बहुत कुछ कमी है। ठीक है, कोई तुम्हें बुला रहा है, कौन बुला रहा है हमको नहीं पता, लेकिन कोई बुला रहा है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये अनिश्चितवाचक सर्वनाम क्या है। आगे बढ़ें, कुछ सेब यहाँ पड़े हुए हैं। ठीक है, कितने हैं हमको नहीं पता, निश्चित नहीं है। कोई, कुछ, ये सब शब्दों में घटना के बारे में बता सकते हैं, किंतु वास्तविकता निश्चित नहीं हो रही है। यह अनिश्चितवाचक वाक्य है, अनिश्चयवाचक। कुछ सेब यहाँ पड़े हैं, कोई तुम्हें बुला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ हो रहा है, ऐसे बोला जाए तो क्या हो रहा है हमको नहीं पता, लेकिन कुछ हो रहा है। ये निश्चित नहीं है कि क्या हो रहा है, लेकिन कुछ तो हो रहा है। तो जहाँ पे भी अनिश्चितता को दर्शाने के लिए किसी सर्वनाम का प्रयोग होता है उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयोग हो उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, उसे, उसकी, जैसा, वैसा, ये सब
संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं। जैसे कि उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जो करेगा सो भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। इस वाक्य में जो शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है और सो शब्द नित्य संबंधी सर्वनाम है। अधिकतर सो सर्वनाम का अर्थ वह होता है जो करेगा वह भरेगा, जैसे करोगे वैसे पाओगे या वैसे भरोगे। तो ये जो शब्द हैं जो संबंध दिखाते हैं, जैसे करना एक भाग, वैसे भरना दूसरा भाग, इन दोनों को जोड़ के रखता है। ठीक है, इनको संबंध बतलाता है। ठीक, इसलिए इन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देखते हैं कुछ फेमस। जो कर्म करेगा फल उसी को मिलेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा कर्म वैसा फल। जो सोएगा सो खोएगा, जो करेगा सो भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये कुछ उदाहरण हैं, आपको पढ़ना चाहिए इनको। जो सत्य बोलता है वह नहीं डरता, जो आया है सो जाएगा। ये कुछ उदाहरण थे। अब आते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, कहाँ, क्यों, कैसे, किन्हें, किस, ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम है। उदाहरण देख लेते हैं। तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए। ये कौन और क्या शब्द यहाँ पे सर्वनाम है। ठीक है, वो भी प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम में और उदाहरण देखें। तुम क्या कर रहे हो, क्या नाम पास हो गया, मास्टर जी का क्या नाम है, वहाँ कौन खड़ा है, यह काम कैसे हुआ, यह कब हुआ। ठीक है, तो ये सारी चीज़, ये क्यों हुआ। तो ये सब आते हैं आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम में। निजवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम तीनों पुरुषों में निजत्व का बोध कराता है। जैसे मैं खुद, मैं स्वयं, तुम स्वयं, अपने आप। ठीक है, स्वतः, स्वयं, ये सारे शब्द, इसको बोलते हैं सेल्फ फॉर्म। इंग्लिश में सेल्फ फॉर्म। जैसे मैं खुद लिखूँगा, तुम अपने आप चले जाओ, तुमको स्वयं को गाड़ी चलाना पड़ेगा, ये सब अपने आप हो जाता है। ये जितने भी शब्द आते हैं इन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देखिए। मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। मेरी माता अपने आप भोजन अपने आप बनाती है। मैं अपनी गाड़ी से जाऊँगा, मैं अपने पिताजी के साथ जाऊँगा। तो ये सब, मैं खुद जाऊँगा, मैं अपना करूँगा, ये सेल्फ फॉर्म आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। चलिए, संज्ञा या सर्वनाम पढ़ने के पश्चात हम देखेंगे कारक क्या है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता है उसे कारक कहते हैं। हिंदी में कारक 8 होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण एवं संबोधन। ठीक है, सो विभक्ति या परसर्ग जिन प्रत्ययों से कारकों की स्थितियों का बोध पता चलता है उन्हें विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। जिन चिन्हों के माध्यम से हमको पता चलता है कि ये कौन सा कारक है, उन चिन्हों को हम विभक्ति कहते हैं या परसर्ग कहते हैं। चलिए देखते हैं ये क्या है। भेद। कर्ता कारक, कारक चिन्ह जिनको हम परसर्ग या विभक्ति कहते हैं वो है ने अथवा कुछ नहीं। ने होगा या तो कुछ नहीं होगा। जैसे संज्ञा या सर्वनाम। संज्ञा या सर्वनाम का प्रयोग जब कर्ता के रूप में होता है, कर्ता के रूप में होता है तो उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। यहाँ पे लिखा है राम फल खाता है, राम फल खाता है। यहाँ पर ने नहीं लगा है, ये इसमें कुछ नहीं लगा है, सीधा राम फल खाता है। लेकिन अगले उदाहरण में देखिए, सुमन ने पत्र लिखा, इसमें ने का प्रयोग हुआ है। तो कैसे पहचानेंगे? या तो उस कर्ता के बाद मीन्स उस संज्ञा या सर्वनाम के पश्चात आपको ने मिलेगा या तो कुछ नहीं मिलेगा। जैसे राम फल खाता है, उसमें कोई ने नहीं है,
लेकिन अगले वाक्य में, उदाहरण में सुमन ने पत्र लिखा। ठीक है, आते हैं कर्म कारक। कर्म कारक क्या होता है? जब कोई संज्ञा या सर्वनाम कर्म के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, ये ऑब्जेक्ट केस है और ऊपर वाला सब्जेक्ट केस, जब ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो, जैसे इसमें को आता है, इसमें को आता है या तो कुछ नहीं आएगा, या तो इसमें को आएगा या तो कुछ नहीं आएगा। जैसे वह फल खाती है, किसको खाती है? फल को खाती है। तो वह फल खाती है, यह यहाँ पर बिना को के इसमें कर्म कारक बताया गया है। उसने बच्चे को मारा, उसने बच्चे को मारा, यहाँ पर को के साथ यहाँ पर कर्म कारक का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो आपको कर्ता कारक या कर्म कारक पहचानने के लिए दो शब्दों पे ध्यान देना होगा, जैसे या तो ने होगा या तो नहीं होगा, और कर्म कारक में को होगा या तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, करण कारक से या के द्वारा, जब कर्ता किसी चीज़ के द्वारा किसी कार्य को संपन्न करे, कर्ता किसी चीज़ के द्वारा किसी कार्य को संपन्न करे, वहाँ पे करण कारक होता है। जैसे इसके कारक चिन्ह है से या के द्वारा। उसने चाकू से फल काटा, किससे काटा? चाकू से। यह सवाल राम के द्वारा हल किया गया, किसके द्वारा हल किया गया? राम के द्वारा। ठीक है, संप्रदान कारक, इसमें मिलेंगे आपको को और के लिए। को और के लिए, किसान गाय के लिए चारा लाया, उसने भिखारी को दान दिया। तो यहाँ पे संप्रदान कारक और कर्म कारक दोनों में को है, लेकिन दोनों के प्रयोग में अंतर है। कैसे? इसको ज़रा गौर से देखिए उदाहरण को। उसने बच्चे को मारा। ठीक है, यह क्या है? उसने यहाँ पर करता है, ठीक है, मारना यहाँ पर क्रिया है, और बच्चे को, किसको मारा? कर्म। ठीक है, वो हो गया ऑब्जेक्ट आपका, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, अंग्रेजी के हिसाब से देखें तो। लेकिन यहाँ पर संप्रदान कारक में भी को और के लिए, तो यहाँ बताया जाता है कि कोई काम किसके लिए किया गया, किसके ऊपर किया गया नहीं। जैसे वो कहता है कि उसने बच्चे को मारा, किसको मारा? बच्चे को मारा ना। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे संप्रदान कारक का को आए तो क्या होगा? किसके लिए किया, वो किसके ऊपर कुछ किया वो नहीं, किसके लिए किया। तो यहाँ पर देखिए, किसान गाय के लिए चारा लाया, उसने भिखारी को दान दिया। तो ये किसके लिए किया वो? ठीक है, भिखारी के लिए दान दिया। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी होंगी। दोनों में को है, परंतु दोनों का उपयोग या प्रयोग अलग अलग है। आगे देखते हैं, यहाँ पर अपादान कारक, यहाँ पर से और में और पर है। अपादान कारक में अलगाव की भावना मिलती है। मीन्स जहाँ से किसी एक व्यक्ति वस्तु का जाना लिखा हो, ठीक है, या फिर अपने उत्पत्ति स्थल से आगे बढ़ना लिखा हो। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है, तालाब में कमल खिलते हैं। ठीक है, तालाब में कमल खिले हैं। तो से, यहाँ पर से ऊपर में भी से है, देखो दोनों जगह में से है। फिर से मैं वही एक उदाहरण देता हूँ आपको, चलिए 1 मिनट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी से है और यहाँ पे भी से। तो यहाँ से का मतलब कर्ता ने किसी क्रिया को किसकी मदद से किया। जैसे उसने चाकू से फल काटा, तो उसने करता है, फल यहाँ कर्म है, काटना यहाँ पर क्या है? क्रिया है। और इस काम को करने के लिए उसने किसका प्रयोग किया? चाकू का। तो यहाँ पर से का मतलब किसकी मदद से उस काम को किया। लेकिन यहाँ से का मतलब किसी जगह से आगे बढ़ना, किसी जगह से उसका निकलना, किसी जगह से उसका बिछड़ना। अलगाव के अर्थ में अपादान कारक आता है। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा है हिमालय से निकलती है, मैं हिमालय से आगे बढ़ती है, हिमालय से अलग होती है, बिछड़ती है। ठीक है,
और अपादान कारक में में और पर का प्रयोग किया जाता है। जैसे तालाब में कमल खिले हैं और पेड़ पर पक्षी बैठे हैं। संबंध कारक में का, की, के, रा, री, रे ये पुस्तकें राम की हैं। ये पुस्तकें राम की हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरी बात ध्यान से सुनो। वह मेरा बुक है। वह मेरा पुस्तक है। वो हमारे कलम है। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? संबंध कारक। यहाँ पे संबंध कारक में आपको का, की, के, रा, री, रे मिलेगा। संबोधन कारक में हे, अरे जब बोला जाए, साथियों मेरी बात ध्यान से सुनो, अरे सूरज निकल आया, तो आपको यहाँ पर हमेशा आश्चर्यबोधक जो चिन्ह है वो मिलेगा। ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क मिलेगा आपको संबोधन कारक में। तो चलिए इनको विस्तार से थोड़ा अध्ययन करते हैं। कारक क्या है? कारक पहचानना अति आवश्यक है क्योंकि ये पद परिचय में कई बार पूछा जा चुका है। कर्ता कारक, जिस रूप से क्रिया के करने का बोध हो वह कर्ता कारक है। इसमें विभक्ति चिन्ह ने लगता है और ने वर्तमान काल और भविष्य काल में लगता है, वर्तमान काल और भविष्य काल में नहीं लगता है। और इसका उपयोग सकर्मक धातुओं के साथ भूतकाल में प्रयोग होता है। जैसे ने कब होता है? ने का प्रयोग कब होता है? ने का प्रयोग भूतकाल में, और ने वर्तमान और भविष्य काल में नहीं आता। ठीक है, जैसे उदाहरण देखते हैं, राम ने रावण को मारा। यह भूतकाल का एक वाक्य है, राम ने रावण को मारा। तो ये ने जो है कर्ता कारक का विभक्ति है। लड़की स्कूल जाती है, यहाँ पर ने का प्रयोग नहीं हुआ है क्योंकि यह वर्तमान काल है। ठीक है, तो ये इसी बात को यहाँ पे समझाया गया है डिटेल में। उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ। कौन पढ़ रहा है? मैंने सब काम कर दिया। यहाँ पर ने लगा है, तो कहीं पे ने लग सकता है, कहीं पे ने नहीं लगेगा। बस एक बात को ध्यान में रखना है, कर्ता कारक का मतलब होता है सब्जेक्टिव केस। जब नाउन या प्रोनाउन, जब संज्ञा या सर्वनाम किसी वाक्य में कर्ता के रूप में प्रयोग हो तो उसे कर्ता कारक कहेंगे। इसको पहचानने के लिए कभी कभी ने उपयोग होता है और कभी कभी नहीं होता है। तो एक बात ध्यान देंगे, जिस वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम कर्ता के रूप में प्रयोग हुए होंगे उसको हम कर्ता कारक कहेंगे। कर्ता जो किसी काम को करता है या जिसके बारे में हम बात करते हैं। दूसरा आता है कर्म कारक, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस। इंग्लिश में हम इसको ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं। कर्म कारक, क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है। मीन्स जब कोई कर्ता कोई काम को करता है तो उसका असर जिस चीज़ पे होता है, उसका असर जिस पे पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। मीन्स जैसे मैं फल खाता हूँ, मैं यहाँ पर करता है, खाना यहाँ खाने का काम कर रहा है, वो क्रिया है। और फल का मतलब यहाँ पर कर्म से है, ऑब्जेक्ट है। क्यों? जब हम खाते हैं तो इसका असर फल पे होता है, हम उसे पूरा खा जाते हैं। ठीक है, इसमें विभक्ति चिन्ह को लगता है, कभी कभी को लगता है, कभी कभी को नहीं लगता है। ठीक है, कभी कभी को लगता है, कभी कभी को नहीं लगता है। सिर्फ आपको कर्म कारक से समझना है ऑब्जेक्ट। जब कोई संज्ञा या सर्वनाम ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ हो उसको कर्म कारक कहेंगे हम, बस। जैसे मोहन ने सांप को मारा, लड़की ने पत्र लिखा। तो यहाँ पर आपको दोनों चीज़ें मिल जाएंगी, कर्म कारक एक मिनट, यहाँ पर हमको दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे मोहन करता है, ठीक है, और कर्ता कारक क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ने लगा है, मोहन ने। अब देखते हैं सांप, यह है कर्म, और को मारना यहाँ पर क्रिया है और ये कर्म कारक है। क्यों? को लगा है यहाँ पर। लड़की ने पत्र लिखा, लड़की कर्ता कारक है। क्यों? यहाँ पर ने लगा है। पत्र लिखा, तो ये पत्र यहाँ पर कर्म कारक है। कभी कभी को लगता है, कभी कभी को नहीं लगता है। कभी कभी को लगेगा, नहीं लगेगा, वो रचना के हिसाब से है। परंतु आपको समझना होगा कि कर्ता के काम से जो कर्ता के काम का
जिस पे असर होता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। मीन्स कर्ता के कुछ करने से जिसका असर किसी व्यक्ति वस्तु पे पड़े उसको हम क्या कहेंगे? कर्म कारक। चलिए देखते हैं, इसी को डिटेल में समझाया है। आगे कर्ण कारक। कर्ण कारक क्या है? संज्ञा आदि शब्दों के जिस रूप से क्रिया के करने का साधन का बोध हो, अर्थात जिसकी सहायता से जो करता है किसी काम को करे। हम इसका उदाहरण ले चुके हैं। जैसे श्याम ने फल चाकू से काटा, तो श्याम यहाँ पर करता है, काटना या काटने की क्रिया यहाँ पर क्रिया है, लेकिन किसकी मदद से इस क्रिया को करता है, किसकी मदद से, किस साधन से? हाँ, व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ दिस वर्क? किसका प्रयोग करके इस क्रिया को पूरा करता है? चाकू। तो चाकू क्या होगा यहाँ पर? से। चाकू से या के द्वारा, आपको इसमें क्या मिलेंगे? से या के द्वारा। जिसकी मदद या जिसकी सहायता से कर्ता किसी क्रिया को करे, वहाँ पर से और द्वारा पाया जाएगा। जैसे अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा, ठीक है। हाँ, मैंने गेंद को बल्ले से मारा, ठीक है। ये सब बालक गेंद से खेल रहे हैं, तो से और के द्वारा आपको यहाँ पर मिलेगा। तो इसी को समझाया गया है यहाँ पे इन वाक्यों में। आगे देखते हैं। संप्रदान कारक, इसका अर्थ होता है देना, अर्थात कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है, जिसके लिए कोई काम कर्ता करे, उसे हम संप्रदान कारक कहेंगे। जैसे उसे व्यक्त करने वाले रूप को संप्रदान कारक कहेंगे, लेने वाले को संप्रदान कारक कहते हैं। ऐसा विभक्ति चिन्ह के लिए को है, इसमें को या के लिए का प्रयोग होता है। जैसे अगर आपको जानना हो तो संप्रदान कारक, तो एक पूछें कि किसके लिए काम किया गया है, किसके लिए। अगर हम पूछें वाक्य में तो हमको पता चल जाएगा संप्रदान कारक। जैसे हम कैसे करेंगे इसको, आगे देखते हैं। स्वास्थ्य के लिए सूर्य को नमस्कार करो। किसके लिए? किसके लिए? स्वास्थ्य के लिए। गुरु जी को फल दो, किसको दो? गुरु जी को। जब हम कोई काम किसी के लिए करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे ये संप्रदान कारक होता है। जैसे स्वास्थ्य के लिए, किसके लिए? किसके लिए सूर्य को नमस्कार करो? स्वास्थ्य के लिए। किसको फल दो? गुरु जी को। तो दो शब्दों का प्रयोग करते हैं, किसको और किसके लिए। तो हमको संप्रदान कारक प्राप्त हो जाएगा। अपादान, ये क्या होता है? संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरे से अलग होना पाया जाता है, एक वस्तु का जब दूसरे वस्तु से अलग होना यह व्यक्त किया जाए, तो वहाँ पे क्या होता है? अपादान कारक। इसमें विभक्ति चिन्ह से लगाया जाता है। इसकी पहचान किससे जैसे शब्द को लगाकर किया जा सकता है। जैसे बच्चा छत से गिर पड़ा, किससे गिर पड़ा? छत से। या कहाँ से गिर पड़ा? छत से गिर पड़ा। तो बच्चा और छत दोनों अलग होने का भाव है, अलगाव का भाव जब आए, ठीक है, तब वहाँ पर ये अपादान कारक होता है। संगीता घोड़े से गिर पड़ी, कहाँ से गिर पड़ी? किससे गिर पड़ी? घोड़े से गिर पड़ी। तो संगीता और घोड़ा दोनों अलग हो गए, अलगाव की भावना होगी, एक वस्तु से दूसरी वस्तु का अलग होना, ठीक है। चलिए अब आता है संबंध कारक। जिस शब्द के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो, संबंध कारक। इसका विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, रे, री है। इसकी विभक्तियाँ संज्ञा लिंग वचन के अनुसार बदल जाती हैं, ये बदलेंगी। जैसे यह राधे श्याम का बेटा है, पुल्लिंग है इसलिए का, ठीक है। यह कमला की गाय है, स्त्रीलिंग है इसलिए की। वो हमारे पुस्तक हैं, हमारे रे क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर बहुवचन आ गया। तो ये आपको ध्यान में देना पड़ेगा, के, की, रा, रे, री, ठीक है। अधिकरण क्या है? शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो, कहाँ से वो क्रिया हो रही है, कहाँ पर वो क्रिया हो रही है। जैसे
इसमें विभक्ति चिन्ह भीतर, अंदर, ऊपर ये होता है, लेकिन में और पर, विभक्ति चिन्ह में और पर का उपयोग किया जाता है और इस में और पर के साथ अंदर, भीतर, ऊपर इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसकी पहचान किस पर या किस पे अगर हम करें तो हम जान सकते हैं। कहीं कहीं पर विभक्ति नहीं होते हैं, जैसे किनारे, आसरे, यहाँ वहाँ, समय के साथ जो शब्द प्रयोग होते हैं उनके साथ नहीं होता। जैसे भौंरा फूलों पर मंडरा रहा है, किस पर मंडरा रहा है? भौंरा, यहाँ पर क्या है? कर्ता कारक। फूलों पर मंडरा रहा है, किसके ऊपर मंडरा रहा है? फूलों के ऊपर मंडरा रहा है। तो यहाँ पर हम किस कारक का उपयोग किए हैं? देखिए, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक फिर से बता दूं, शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो, बताया जाए कि किसमें, किस पर और किस पे, ठीक है, वो हो रहा है। जैसे कमरे में, किसमें? कमरे में टीवी चल रहा है, ठीक। तो आपको ये जानना अति आवश्यक है। इस वाले जो शुरुआत में हमने एक चार्ट देखा था उसको याद रखना बहुत आवश्यक है। जैसे ये, इसको, इस सारणी को याद रखेंगे आप, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से में पर संबंध का के की रारेरी संबोधन है अरे। आठवां है संबोधन, जिससे किसी को बुलाने या सचेत करने का भाव प्रकट हो। जैसे अरे भैया क्यों रो रहे हो? संबोधन कर रहा है, अरे भैया, अरे अरे मम्मी खाना दो, हे गोपाल यहाँ आओ। तो ये सब, ठीक है, संबोधन किया जाए, जिनको एड्रेस किया जाए। मम्मी खाना दो, अरे भैया क्या कर रहे हो? ये संबोधन कारक, ठीक है। चलिए, यहाँ पे अंतर दिखाया है, जो मैं अंतर पहले से बता चुका हूँ। करण कारक और अपादान कारक में अंतर, और यहाँ पे कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, जैसे कर्म कारक क्या होता है? इन दोनों कारक में को विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, लेकिन दोनों में अर्थ में बड़ा अंतर है। जैसे कर्म कारक में क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है, में क्रिया जो कुछ करता है वह कर्म के ऊपर, कर्ता जो कुछ भी करता है उसका असर कर्म के ऊपर होता है। या संप्रदान कारक में ये क्या है? उपकार का भाव आता है। उपकार का भाव मीन्स कोई किसी चीज़ को दे, दोनों में को का प्रयोग हुआ है, दोनों में को, लेकिन एक जगह पर को का मतलब है, जैसे कर्म कारक में उसके ऊपर असर हो रहा है, ठीक है। और संप्रदान कारक में को का मतलब होता है कोई दया करना या कोई उपकार करना। जैसे विकास ने सोहन को आम खिलाया, सोहन को आम खिलाया, ये उपकार किया उसने, तो ये आपको क्या मिलेगा? संप्रदान कारक। मोहन ने सांप को मारा, मारा यहाँ पे कोई उपकार नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? कर्म कारक। राजू ने रोगी को दवाई दी, राजू ने रोगी को दवाई दी, कुछ देने का भाव जो हो, उपकार करने का भाव हो, वहाँ पे संप्रदान कारक। स्वास्थ्य के लिए सूर्य को नमस्कार करो, तो यहाँ पे को जो है किसको? सूर्य को। किसको? सूर्य को। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? स्वास्थ्य के लिए सूर्य को नमस्कार करो। किसके लिए नमस्कार करो? स्वास्थ्य के लिए। तो यहाँ पे सूर्य को, यहाँ पे कर्म कारक, किसको? असर जिस पे पड़े, तो आप ध्यान रखेंगे इसको। करण कारक और अपादान कारक में अंतर। करण और अपादान दोनों में ही में और से चिन्ह का प्रयोग होता है, में और से दोनों।
लेकिन करण और अपादान में अंतर ये है कि करण कारक में जिसका प्रयोग करके कर्ता किसी क्रिया को करता है, ठीक है, वहाँ पर से मिलेगा आपको। लेकिन अपादान में से का मतलब क्या होता है, उस जगह से या उस चीज़ से अलग होना। जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं यहाँ पर, मैं कलम से लिखता हूँ, तो कलम मेरे लिए टूल है जिसकी मदद से मैं लिखता हूँ। तो यहाँ पे करण कारक किसी कार्य को करता जब किसी की मदद से करे, तो मैं लिखने का काम किससे कर रहा हूँ, कलम से, तो यहाँ पे क्या होगा, करण कारक। लेकिन जेब से सिक्का गिरा, जेब से सिक्का गिरा, सिक्का और जेब में जेब से सिक्का अलग हो रहा है, जब भी अलगाव की भावना हो वहाँ पर अपादान कारक। बालक गेंद से खेल रहे हैं, ठीक है, किसकी मदद से खेल रहे हैं, गेंद से खेल रहे हैं, करण कारक। सुनीता घोड़े से गिर पड़ी, घोड़ा से गिर गया, मैं अलग हो जाना, मेरी अपादान कारक। गंगा से निकलती है हिमालय, गंगा से, अरे क्या हो रहा है, गंगा हिमालय से निकलती है, तो हिमालय से अलग होती है गंगा, तो यहाँ पे अलगाव की भावना है, तो यहाँ पे फिर अपादान कारक होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कारक क्या है। जब प्रश्नोत्तर का हम प्रश्नोत्तर व्याख्या करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो वहाँ पर हम इसको जानने की कोशिश करेंगे, इसको पहचानेंगे। तो इन चिन्हों को याद रखना अति आवश्यक है। तो चलिए।